आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि है नेशनल इनकम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे फिर वो आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी आपका इकोनॉमिक्स सिलेबस है उसमें इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ कि आखिर नेशनल इनकम होता क्या है। तो बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे कि क्या है। बेसिकली नेशनल इनकम को एक देश में एक देश के लोगों ने एक साल के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज बनाई है या फिर बेची है, उसकी टोटल वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। लेट्स से कि अगर जितना पैसा इकोनॉमी के अंदर जनरेट हुआ है वो नेशनल इनकम है। अगर हम एग्जांपल से समझें तो मतलब कि एक साल में पूरे इंडिया में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स बने हैं प्रोडक्शन में, जितने भी टीचर्स ने पढ़ाया है, जितने भी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट दिया है, तो वो सब की वैल्यू मिला करके नेशनल इनकम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि गुड्स प्लस सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज को मिलाएंगे तो वो आपका टोटल प्रोडक्शन होगा। मतलब टोटल प्रोडक्शन को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका नेशनल इनकम जनरेट होगा। मतलब बेसिकली ये एक गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उसके पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पर्टिकुलर टाइम पे। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट है कि सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, है ना। सबसे पहले नेशनल इनकम को किसने कैलकुलेट किया था? बहुत सारे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है ना, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1867 में किया था, है ना। कब किया था? 1867 में किया था। उन्होंने अपने बुक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसके बारे में बताया था। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डिटेल हो गया। उसके बाद हाँ, अच्छा एक बात और है कि दादा भाई नौरोजी ने जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था ये एक रफ कैलकुलेशन था। मतलब बिना किसी फार्मूला को यूज़ किए हुए एक ऐसी मतलब बता दिया था कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो सबसे पहले नेशनल इनकम को साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया था, मतलब फार्मूला लगा करके, वो हैं आपके सर के आर वी राव ने कैलकुलेट किया था। कब किया था? 1931 में। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किसने किया था, तो वो आपके के आर वी राव हैं। और सबसे पहले नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट किया था, तो आपके दादा भाई नारोजी हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 1949 से 1955 तक नेशनल इनकम की एक कमेटी थी, वो कैलकुलेट करती थी। ठीक है, उसके बाद 1955 से 2020 तक सीएसओ कैलकुलेट करती थी, है ना। उसके बाद हाल ही में मतलब रिसेंटली सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके एनएसओ एक बॉडी बनी। और 2020 के बाद से, जनवरी 2020 के बाद से हमारी नेशनल इनकम एनएसओ ही कैलकुलेट करती है, जो कि मॉस्पी के अंडर आती है। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद से मतलब जनवरी 2020 के बाद से एनएसओ ही हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। और एनएसओ आपको पता ही होगा कि सेंसस भी यही कैलकुलेट करती है, पॉवर्टी भी यही कैलकुलेट करती है। जितने भी मतलब कैलकुलेशन वाला जो भी सिस्टम अपने देश का, वो सारा एनएसओ ही कैलकुलेट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मतलब नेशनल इनकम होता क्या है। तो नेशनल इनकम बोले तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको जानना कि क्या होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मैं अभी आगे बताऊंगा कि होता क्या है बेसिकली। बस अभी आप जानो कि नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि नेशनल इनकम में दो चीज़ ही कैलकुलेट होता है। दो चीज़ याद रख लेना, पहला एक आपका फाइनल इनकम, दूसरा एक फैक्टर इनकम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो कि नेशनल इनकम में सिर्फ दो ही चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहला फाइनल प्रोडक्ट और दूसरा फैक्टर इनकम। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टर्म क्या है, फिर बताएंगे। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, अगर सपोज कि आपका कोई फैक्ट्री है ना, उस फैक्ट्री का जो भी फाइनल प्रोडक्शन है उसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आपका चीनी का फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है ना, शुगर फैक्ट्री का उसका फाइनल प्रोडक्ट शुगर होगा, बस ये समझ लो। इसके पहले शुगर बनने से पहले जितना भी प्रोडक्ट उसने यूज़ किया वो सारा उसका इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट है, लेकिन शुगर बन गया तो शुगर उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट है। समझ में आया? अब ये मान लीजिए कि शुगर देता है प्रोडक्ट अपने बेकरी को, मान लो कि शुगर बन गया, अब शुगर बनने के बाद किसी बेकरी कंपनी में जाती है जहाँ पे वो ब्रेड वगैरह बनता है। ठीक है, तो क्या उस कंपनी के लिए शुगर फाइनल प्रोडक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। उस कंपनी के लिए शुगर एक इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट होगा। उस बेकरी कंपनी के लिए शुगर एक इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट होगा और उस बेकरी के लिए उसका फाइनल प्रोडक्ट उसका बेकरी होगा, मतलब ब्रेड होगा। समझ में आ गया कि फाइनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? ठीक है, उसी तरीके से अभी हम लोग समझेंगे कि फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं। फैक्टर इनकम देखिए बेसिकली दो तरीके का होता है, लेकिन नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड किया जाता है। बहुत ही दिमाग खोल करके समझना कि ये टॉपिक क्या, इस टॉपिक क्या है, ये टर्म क्या है, क्योंकि बहुत यही कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछते हैं। आप जाकर के यही मैं भी जो आपको 2 पेज में पढ़ाऊंगा ना, आप जाकर के इसको 10 पेज में पढ़ना, सेम बात ही लिखा हुआ है पूरा घुमा फिरा करके। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होता है। बेसिकली फैक्टर इनकम मतलब कि अगर मैंने आपको पैसा दिया और उसके बदले में आपने मुझे कुछ दिया तो उसको हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं। लेट्स से कि अगर मैं फॉर्चूनर खरीदने गया और उसके बदले में मैंने उसको पैसा दिया, मान लो 50 लाख का फॉर्चूनर आता है, मैंने 50 लाख रुपए दिया और उसके बदले में उसने मुझे फॉर्चूनर दिया, तो ये आपका फैक्टर इनकम है। मतलब गिव एंड टेक वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम किसको बोलते हैं? बेसिकली ये आपका नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, लेकिन मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि ट्रांसफर इनकम मतलब कि आपने किसी को दिया और इन रिटर्न उसने आपको कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, उसको हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना, और सर्विसेज से मतलब रिलेटेड है। मतलब कि अगर मान लो कि वो जो फॉर्चूनर मैंने खरीदा और उसके बदले मैंने पैसा दिया, तो वो मेरा फैक्टर इनकम है। ठीक है, लेकिन वही गाड़ी मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, है ना, और उसके बदले उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो वो ट्रांसफ़र इनकम है। समझ में आया? इसका ट्रांसफ़र इनकम मतलब बोले तो पेंशन, एग्जाम्पल में पेंशन। अच्छा, फैक्टर इनकम में आपका एग्जाम्पल में आप लिख लेना, जैसे सैलरीज हो गया, आप सर्विस देते हो तो गवर्नमेंट उसके बदले आपको सैलरीज देता है, तो ये फैक्टर इनकम है। आप कोई सामान खरीदते हो, आप मतलब पैसा देते हो तो उसके बदले आपको सामान मिलता है, तो ये आपका फैक्टर इनकम हो गया। ट्रांसफर इनकम मतलब कि आपको कुछ चीज़ मिलता है और इन रिटर्न में आप कुछ भी नहीं देते। जैसे सरकार आपको पेंशन देती है, तो आप पेंशन के बदले सरकार को कुछ देते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं देते हो। सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, मतलब बेरोजगारी भत्ता देती है, तो आप उसके बदले सरकार को कुछ देते हो क्या? कुछ भी नहीं देते। ये सब जैसे गिफ्ट्स हो गया, तो आपको कोई गिफ्ट दे दो तो आप उसको कुछ देते हो क्या इसके बदले? नहीं देते, तो आपका ट्रांसफ़र इनकम हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ इसको समझने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि जीडीपी और एनएनपी, मतलब बेसिकली जीडीपी अभी मतलब मैं समझाऊंगा कि क्या होता है, उसको कैलकुलेट भी करना बताऊंगा कि क्या होता है जीडीपी। लेकिन उस जीडीपी को समझने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीडीपी जीडीपी का कन्वर्जन करना, कि जीडीपी का कन्वर्जन करना मतलब कैसे, क्या इंपॉर्टेंट है उसका। तो जीडीपी और एनएनपी मतलब क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहोगे तो एक तरफ
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक तरफ नेट नेशनल प्रोडक्ट है। मतलब कि प्रोडक्ट सेम है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोडक्ट सेम है। यहाँ पे अलग क्या है, तो एक तरफ डोमेस्टिक है, एक तरफ नेशनल है, एक तरफ ग्रॉस है, एक तरफ नेट है। तो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ग्रॉस से नेट की तरफ आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है ना, आपने क्या किया, एक फ़ोन को ख़रीदा, उस फ़ोन का वैल्यू है 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 40,000 में आपने एक फ़ोन ख़रीदा और 2 महीने के बाद आपने उसको बेच दिया। क्या कर दिया, 2 महीने के बाद आपने उसको बेच दिया और बेचने के बाद आपको उस फ़ोन का मिल रहा है टोटल 32,000। आपको लॉस कितना हुआ, 8,000 का आपको लॉस हो गया। तो ये जो आपका 8,000 का लॉस है, मतलब कि ये आपका जो 8,000 का लॉस है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। समझ में आया, ये जो 8,000 का लॉस है ये आपका डेप्रिसिएशन है। आपका टोटल फ़ोन का वैल्यू जितना है उसको ग्रॉस बोलते हैं। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया मतलब 32,000 उसका नेट वैल्यू है ना, और जितना माइनस हुआ मतलब 8,000 उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू है। मतलब समझ में आया, आपने जितने का फ़ोन खरीदा, आपने 40,000 का फ़ोन ख़रीदा, मतलब कि उस फ़ोन का वैल्यू जो ग्रॉस वैल्यू है वो 40,000 है, उसका नेट वैल्यू है वो है 32,000 और उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू है 8,000। मतलब 8,000 आपको लॉस हुआ तो वो डेप्रिसिएशन वैल्यू है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम ग्रॉस से नेट की तरफ आएंगे, मतलब कि ग्रॉस मतलब 40,000 का फ़ोन को अगर हमें 32,000 पे लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। माइनस डेप्रिसिएशन किए तो उसका नेट वैल्यू आया। कितना डेप्रिशिएट हुआ, मतलब ग्रॉस से नेट पे आने के लिए जितना भी डेप्रिशिएट हुआ उसको हम लोग मतलब ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम लोग माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। समझ में आया। ठीक इसका उल्टा अगर हम लोग को वापस से नेट से ग्रॉस की तरफ जाना पड़ेगा तो प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मतलब ग्रॉस से नेट की तरफ आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। मतलब कि ये चीज़ समझ में आ गया ना कि ग्रॉस और नेट और डेप्रिसिएशन में क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइंड करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसी तरीके से भी हम समझेंगे कि एनडीपी क्या होता है। एनडीपी क्या होता है, अगर आपको जीडीपी से एनडीपी की तरफ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख लो कि पीपी सेम है, मतलब एनडीपी का पी सेम है और जीडीपी का पी सेम है, तो हमको कोई कन्वर्ट नहीं करना है पीपी में। डीडी बीच मतलब बीच का डीडी सेम है, मतलब यहाँ भी जीडीपी है वहाँ भी एनडीपी है, मतलब वहाँ भी एंड मतलब डी बीच में है यहाँ भी डी बीच में, मतलब दोनों जगह डोमेस्टिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंजेस कहाँ है कि यहाँ से ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है ना, एक तरफ जी है एक तरफ एन है। तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो आप जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो आपका क्या होगा, आपका ये एनडीपी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक उसी तरीके से अभी हम लोग समझेंगे कि जिस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे ग्रॉस से नेट की तरफ आए हैं और नेट से ग्रॉस की तरफ आए हैं, उसी तरीके से हम लोग बस ये चीज़ समझ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से कि एक इंडिया में 3 तरह का कंपनी है, ए बी सी। एक इंडियन कंपनी है, एक जापान का कंपनी है, एक चाइना का कंपनी है। तो इंडियन का जो प्रोडक्शन है, मतलब इंडियन कंपनी इंडिया में 100 रुपये का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इंडिया में जापान की कंट्री 50 रुपये का प्रोडक्शन करती है। इंडिया में चाइना की कंपनी 90 रुपये का प्रोडक्शन करती है। टोटल इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हुआ, 240 हुआ। मतलब हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हुआ, सबको ऐड कर देंगे, हमारे कंपनी का प्लस जो बाहर की कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही है, तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल घरेलू मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया।
दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि बाहर में मान लो कि यूएसए में, बाहर कंट्री में, वहाँ की कंपनी 400 रुपये प्रोडक्शन कर रही है और वहाँ पे हमारी कंट्री 100 रुपये प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आपका बेसिकली डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे कि 240 को, सॉरी 240 को हम लोग 240 को ऐड करेंगे, मतलब कि जो भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन था 240 को ऐड करेंगे, प्लस जो कि बाहर कंट्री में हमारी कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही थी उसको ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जो हमारे यहाँ कंपनी में टोटल प्रोडक्शन मतलब हमारे कंपनी की प्लस बाहर की कंपनी का जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, प्लस जो हमारा कंपनी, अच्छे समझना, जो हमारा कंपनी बाहर की कंट्री में प्रोडक्शन कर रही है, तो उस दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि जो टोटल हमारा प्रोडक्शन, मतलब कि उसमें इंक्लूडेड है हमारा कंपनी भी इंक्लूडेड है और बाहर की कंट्री की कंपनी जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रही है वो भी इंक्लूडेड है, और जो बाहर की कंट्री में हमारा जो कंपनी है वो इंक्लूडेड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसी तरीके से अगर अब हम लोग को नेशनल प्रोडक्शन में आता है, ये तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, अगर हम लोग को नेशनल प्रोडक्शन में आना है तो मतलब 240 प्लस 240 मतलब टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस बाहर के कंट्री में जो हमारा कंपनी है उसमें माइनस कर देंगे इनकम टू अब्रॉड, मतलब कि जो हमारे यहाँ बाहर कंट्री की जो कंपनी है, जैसे चाइना और जापान को, अभी जैसे चाइना और जापान यहाँ पे है ना 50 + 90, तो ये इसको हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये है इनकम टू अब्रॉड, इसको हम लोग बाहर भेज देंगे, मतलब ये इनकम टू अब्रॉड है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको समझने के लिए अगर हम लोगों को डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आना है तो प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना पड़ेगा और माइनस इनकम टू अब्रॉड करना पड़ेगा, और इसी को हम लोग NFIA बोलते हैं, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अच्छे तरीके से दिमाग खोल के समझ लेना, और इसी को प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड को हम लोग लिखते हैं NFIA। ठीक है, सिंपल से तरीके में अगर आपके बुक में देखेंगे तो आपके बुक में ऐसा ही लिखा रहेगा, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए हम लोग प्लस NFIA करेंगे और नेशनल से डोमेस्टिक के मतलब माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, समझ में आया? अभी समझ में आया? तो उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग, एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोगों को GDP से GNP की तरफ जाना है तो क्या करेंगे। PP सेम है यहाँ पे, एक तरफ D है एक तरफ N है, मतलब एक तरफ डोमेस्टिक है एक तरफ नेशनल है, और इधर GG भी सेम है। तो डोमेस्टिक से नेशनल आने की तरफ अभी तो बताया, डोमेस्टिक से नेशनल आने में हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल आने में हम लोग क्या करेंगे, प्लस NFIA करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस NFIA आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोगों को NNP मतलब NNP निकालना है, ठीक है, NNP निकालना है तो क्या करेंगे, सब में ऑप्शन देख लेंगे क्या करेंगे। PP सेम है, D से P की तरफ जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है। अभी देख लो यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो प्लस NFIA करेंगे, है ना, तो प्लस NFIA करेंगे, तो प्लस NFIA हमारे यहाँ पे है, और उसके बाद ग्रॉस से N की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब ग्रॉस से N की तरफ जाना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। अभी बताया था कि ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो हम लोगों को माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। समझ में आया? यही है, अगर आप ये कन्वर्जन करना सीख जाओगे तो आपने 80% नेशनल इनकम को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फिर थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करना, और जैसा भी होगा कमेंट करना, और जो भी समझ में नहीं आया आप बताना, फिर मैं आपको एक एक को मैं आपको रिप्लाई करूँगा और एक एक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा, है ना। थैंक यू सो मच।